ना होते तो कसम से हम भी ना होते, तुम ना होते तो दाल रोटी के मजे ना होते, तुम ना होते तो रंग बिरंगे फलों से बाजार सजे ना होते, तुम ना होते तो त्योहार हमारे सूखे रह जाते, बाकी तो छोड़िए भगवान भी हमारे भूखे रह जाते। थैंक यू किसान, तुम ना होते तो कसम से हम भी ना होते। नमस्कार, खम्मा गणी, राम राम सा। स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में जो कि समर्पित है अन्नदाताओं को, भूमिपुत्रों को, उन मेहनत कश महामानवों को जिन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है इस धरती माँ की सेवा करने का। जी हाँ, जय जय किसान के मंच पर हम हर बार कुछ इस प्रकार के किसानों को लेकर आते हैं जिनको देखकर आप प्रेरणा पा सकते हैं, जिन्हें देखकर आप मोटिवेट हो सकते हैं, जिन्हें देखकर आप प्रोत्साहित हो सकते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में भी हमने एक ऐसे ही किसान को बुलाया है, उनसे मिलवाएंगे, परंतु उससे पहले देखिए एक छोटी सी रिपोर्ट। आमतौर पर लोगों का मानना है कि युवा अपने खेतों से विमुख हो रहे हैं और चमक दमक वाले इंजीनियरिंग, मेडिकल और मैनेजमेंट जैसे फील्ड्स की ओर आकर्षित हो रहे हैं। परंतु ये पूरी तरह सच नहीं है। इस देश के कुछ युवा ऐसे भी हैं जो अपनी जड़ों को पहचान कर उनकी तरफ वापस लौट रहे हैं। ऐसे ही एक युवा आज आपसे संवाद के लिए जय जय किसान के मंच पर मध्य प्रदेश के सागर जिले से आए हैं। युवा किसान आकाश चौरसिया चाहते तो डॉक्टर बन सकते थे, परंतु उनके खेत और खेत की माटी उन्हें किसी और कार्य के लिए पुकार रही थी। आकाश असल में डॉक्टर ही बनना चाहते थे, परंतु जब इन्हें पता चला कि असल में रसायनों के अंधाधुंध प्रयोग के कारण ही लोग बीमार होते हैं, तो वो जुट गए जैविक खेती में। वो जुट गए अपनी मिट्टी को रसायन से मुक्त बनाने में। जिन खेतों में एक फसल का निकलना मुश्किल था, उन्हीं खेतों को प्रयोगशाला बनाकर उन्होंने बहुस्तरीय खेती करके एक साथ 5 फसलें उगा डाली। कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित आकाश चौरसिया अब युवाओं को इन्हीं खेतों में बुलाकर खेती की नई तकनीकों के बारे में सिखाते हैं। आज जय जय किसान पर खेतों के युवा वैज्ञानिक आपके साथ हैं। इनसे सीधा संवाद करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर डायल करके अपने कृषि संबंधी शंकाओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, मेरे देश का युवा अब समझदार हो रहा है। मेरे देश का युवा अब अपनी जड़ों की ओर लौट रहा है। मेरे देश के युवा को इस समय मेरे देश के खेत पुकार रहे हैं और दोनों बाहें फैलाकर वो कह रहे हैं कि जो सड़क गांव से शहर की ओर जाती है, वही सड़क शहर से वापस गांव की ओर आती है। एक बार वापस आ जा और अपने इस खेतों की सुध ले ले। जी हाँ, वाकई में, और हमारे देश के युवा उस तरफ आ भी रहे हैं। आज हम जय जय किसान के मंच पर एक ऐसे ही युवा को हमने बुलाया है। जी हाँ, आकाश चौरसिया, जो कि सागर मध्य प्रदेश से हमारे बीच हैं। सबसे पहले तो आकाश जी, आपका हमारे इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। जी धन्यवाद आपका, आपके चैनल का, और राम राम पूरे देश के किसानों के लिए। जी हाँ आकाश जी, सीधे सीधे आपके पास हम आते हैं। सीधे सीधे हम आपसे यही सवाल करते हैं कि जिस समय पर आप किसी दूसरी फील्ड में जा सकते थे, आप पढ़ाई कर रहे थे कि आप चाहते थे कि आप डॉक्टर बने, उस समय पर आप में अचानक हृदय परिवर्तन होता है और वापस आप अपने खेतों की ओर लौट जाते हैं। कैसे, कब हुआ, क्यों हुआ ये वाकया? देखिए, मैं मेडिकल की पढ़ाई करके डॉक्टर बनना चाहता था और उसके पीछे का मकसद ये था कि मुझे लोगों की सेहत ठीक करनी है। जी। हर किसी का बचपन से ही कोई ना कोई एक सपना होता है और उस सपने के साथ में बच्चा बड़ा होता है, एजुकेशन लेता है, प्रोफेशंस में जाता है और फिर अपना करियर बनाता है। जी। हमें डॉक्टर बन के लोगों की सेहत ठीक करनी थी। कई बार इस बीच में हमें अस्पताल जाने का मौका मिला। लगातार अस्पतालों में मरीजों की संख्या को बढ़ता हुआ देखकर और उनमें बिगड़ते हालातों को देखकर, और मैंने देखा कि लगातार डॉक्टरों की संख्या भी बढ़ती चली जा रही है और लगातार अस्पतालों की भी संख्या बढ़ती चली जा रही है और उसके साथ साथ लगातार बीमारियों की भी संख्या बढ़ती चली जा रही है। तो उस बात ने मुझे एक क्वेश्चन मार्क लगाया, एक सवाल खड़ा किया, एक परिवर्तन करने के लिए एक मोड़ पर लाकर खड़ा किया कि अगर ये बढ़ रही है तो फिर डॉक्टर बन के आप क्या करेंगे? क्या इसी संख्या को बढ़ने देंगे या फिर इसमें कुछ परिवर्तन करेंगे? अगर परिवर्तन संभव है तो अभी क्यों नहीं हो रहा है? तो मैंने जड़ पे जाने की कोशिश करी और जड़ पे जाने की कोशिश करी तो एक बुंदेलखंड से एक कहावत निकली है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा होगा मन वैसा होगा तन। तो सारी चीजें खान पान से जुड़ी हुई हैं, तो क्यों ना खान पान को सुधारा जाए और लोगों की सेहत में बदलाव किया जाए। तो
अगर हम जड़ ठीक कर लेंगे, मतलब अगर खान पान को ठीक कर लेंगे, तो निश्चित ही है हमारा सारा सब कुछ ठीक हो जाएगा और लोग बीमार कम होने लगेंगे। और इसी विचार ने, इसी जो है परिस्थिति ने हमें खेती में आने के लिए मजबूर किया और पढ़ाई लिखाई छोड़, डॉक्टर बनने का सपना छोड़ किसान बनने पर मजबूर किया। और मैंने संकल्प लिया 2011 को कि मैं खेती करके लोगों को अच्छे अनाज के लिए लोगों तक पहुंचाऊंगा, थाली में एक अच्छा जैविक अन्न लोगों तक पहुंचाऊंगा और देश के युवा किसानों को और किसानों को जैविक खेती के लिए प्रेरित करूंगा। जी हाँ, मतलब आपने उस समय ये फैसला लिया कि लोगों के रोग ठीक करने के बजाय हम नस्लों को रोग मुक्त रखने के लिए क्यों ना सबसे पहले फसलों को रोग मुक्त रखें। जी हाँ, क्योंकि सबसे किसी भी जो है बदलाव की जो कड़ी होती है या किसी भी सुधार की जो कड़ी होती है वो रूट से होती है। अगर हम रूट सुधार लेते हैं तो निश्चित ही हमें बाकी चीजें सुधारने की जरूरत नहीं होती हैं। अगर हम अपनी दिनचर्या में अगर खान पान अपना सुधार लें तो निश्चित ही बाकी चीजें हमें सुधारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसा हम गाड़ी में अच्छा पेट्रोल डालते हैं तो हमारी गाड़ी बहुत अच्छी चलती है। ठीक उसी तरह अगर हम अच्छे अपने शरीर में अच्छा भोजन डालेंगे, बिना जहर का भोजन डालेंगे, तो निश्चित है हमारी गाड़ी भी बहुत अच्छी चलेगी। मतलब 2011 में आपने सोच लिया था कि बीमार से नहीं लड़ना, बीमारी से लड़ना है। जी हाँ, निश्चित। जी हाँ, आपने तो डिसाइड कर लिया, आपने तो फैसला कर लिया कि आपको डॉक्टर नहीं बनना है, आपके खेतों में ही आपको जाना है, किसान बनना है। लेकिन इस फैसले का स्वागत आपके घर वालों ने तो निश्चित तौर पे नहीं किया होगा। देखिए, शुरुआती दौर में आप जो भी संकल्प लेते हैं, जो परिस्थितियों से विपरीत होता है, तो निश्चित ही विरोधाभास होता है। तो विरोधाभास थोड़ा हुआ, लेकिन जो है उस विरोधाभास के बीच में जो है ना तूफान इतना बड़ा था कि वो विरोधाभास बहुत छोटा था और वो तूफान आगे निकल गया, विरोधाभास पीछे हो गया और आज उस तूफान के साथ में वो सारा विरोधाभास भी साथ में है। ठीक है, ये समझ में आई बात कि आपने डॉक्टर बनने का सपना छोड़ दिया, परंतु पढ़ाई भी क्यों छोड़ दी? जी, जब आप किसी काम में उतरते हैं तो मुझे लगता है कि वही प्रयोगशाला होती है, वही विज्ञानशाला होती है, वही सब कुछ होता है। और जब आप किसी काम में कुछ करना चाहते हैं तो उस काम के लिए आपको मिटाना पड़ता है, और जब तक आप उस काम के लिए मिटाते नहीं हैं तो ऊपर ऊपर से काम में परिवर्तन नहीं आता है। तो मैंने सोचा कि बस जो है ना इसी में इतना काम करना है, इतना काम करना है कि पढ़ाई जो है ना बोनी पड़ जाए। और ठीक उसी तरह से ये सिद्ध भी हुआ। बहुत सारे लोगों ने जो है ना शुरुआत में इसका विरोध किया और लगा उनको कि यार ये तो पढ़ने लिखने वाला बच्चा जो है ना अगर खेती में चला जाएगा तो मतलब जो है ना आगे इसका भविष्य क्या होगा। लेकिन आज वही लोग जो है ना वापस से खेती में भविष्य तलाशते हुए हमारे खेतों पर सीखने के लिए आ रहे हैं। लोगों ने कहा नहीं कि एक पागलपन कर रहे हो आप, पढ़ाई छोड़ रहे हो? ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है। जब आप कोई लीक से हटके काम की शुरुआत करते हैं तो निश्चित ही है आप पागल घोषित हो जाते हैं, और यह एक पहली सीढ़ी होती है। जब आपको कोई पागल कह दे तो इसका मतलब ये है कि आपने पहली सीढ़ी अपनी मंजिल के लिए बढ़ा दी है, और निश्चित ही धीरे धीरे करके आपको आगे सीढ़ियाँ लगी हुई हैं और मेहनत करके आपको उस पर आगे चलना होता है और ये सिद्ध करना होता है कि आप अगर पागल हैं तो आपने कुछ रचा है। जी हाँ, बिल्कुल सही। किसी ने कहा है कि धरती बनना बहुत सरल है, मुश्किल है बादल हो जाना। पढ़ना लिखना बहुत सरल है, मुश्किल है पागल हो जाना। आपने उस पागलपन की हद को पार की और इसीलिए आज आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इन्हें बहुत सारे राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं, बहुत सारे लोग इनके फॉलोअर्स हैं। इनके खेतों को एक रिसर्च सेंटर इन्होंने बना लिया है जहां पर कई लोग इस समय पर प्रशिक्षण ले रहे हैं। ठीक है, आकाश जी, कैसे शुरू हुआ 2011 में आपका सफर? क्या आपने सबसे पहले किया और कैसे धीरे धीरे इस स्तर तक पहुंचे कि आपको राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिलने लगे? देखिए, सबसे पहले नंबर हमने टमाटर की फसल से शुरुआत करी जी। 10 डिसमिल की भूमि में हमने कुछ टमाटर की फसल पे प्रयोग किया था और उस समय हमने हाइब्रिड टमाटर लगाए हुए थे और ड्रिप और तमाम तरह की संसाधनों से हमने उसको किया हुआ था और बहुत अच्छे परिणाम उसके 8 महीने के बाद में हमें सामने में आए। और फिर उसके बाद हमने बैगन, मिर्ची, करेला, लौकी, गिलकी, सेम, बरबटी तमाम तरह की फसलों पर प्रयोग किए। और इन सारे प्रयोगों को करने के बाद लगातार जब हम किसानों के बीच में अपने अनुभव साझा करने के लिए उतरे तब हमें पता चला कि किसान जो है ना किसी एक समस्या से ग्रसित नहीं है, वो तमाम तरह की परेशानियों से ग्रसित है। जैसा कि सभी किसान भाई जानते हैं, हमारे देश में बीज बोने के तुरंत बाद खरपतवार की समस्या चालू होती है। कई किसानों के पास पानी की काफ़ी दिक्कत होती है, कई किसानों के पास जैविक खाद उपलब्ध नहीं होता है, कई किसानों के
के पास कीड़े कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन जैविक संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं, कई किसानों के पास मौसम परिवर्तन के बहुत बुरे असर खेती पे होते हैं, तो उसके कारण फसल बर्बाद हो जाती है। बहुत सारे कारण होते हैं और हमने देखा गांव स्तर पर हमारे भारत में 70% की आबादी अगर देश की किसानों की है, तो उसमें से 90% ऐसे किसान हैं हमारे देश में जो कि 2 से 5 एकड़ जमीन का रकबा रखते हैं। तो 2 से 5 एकड़ जमीन के रकबा रखने वाला व्यक्ति अपनी आजीविका कैसे चलाएगा, अपने परिवार को अच्छी शिक्षा कैसे दे पाएगा, अपने परिवार को कैसे चला पाएगा? तो घटती जो है जमीन का रकबा और बढ़ती आबादी, ये एक बहुत ही अलग से चुनौती काम कर रही है। तो ये बहुत सारी समस्याएं हमने जाके किसानों के बीच में फेस की, तब हमें समझ में आया कि इतने से काम, टमाटर आलू बैगन से काम नहीं चलने वाला है। कुछ इस तरह के नवाचार हमें करने पड़ेंगे, कुछ इस तरह के प्रयास हमें करने पड़ेंगे जिससे इन सारी समस्याओं का समाधान हो, और वो भी सस्टेनेबल तरीके से। तब हमारे दिमाग में मल्टी लेयर फार्मिंग का कॉन्सेप्ट दिमाग में आया। क्या है एग्जैक्टली अगर हम बात करें, मतलब मल्टी लेयर फार्मिंग सुनने में जो लग रहा है और जो असल में आप कर रहे हैं वो क्या है? मैं चाहूंगा थोड़ा विस्तार से बहुस्तरीय खेती अगर के बारे मल्टी लेयर फार्मिंग को बहुत संक्षिप्त तरीके से समझा जाए, तो जैसे हम शहरों में जगह कम होती है तो एक प्लॉट पे कई मंजिला बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं। सो बेसिकली 1000 स्क्वायर फीट जमीन में अगर हम 10 मंजिल बना देते हैं तो वो 10,000 स्क्वायर फीट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक उसी तरह शहरों में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनती है, हमने खेतों में मल्टी स्टोरी फार्मिंग की हुई है। तो इसमें बेसिकली क्रमशः जमीन के सरफेस का उपयोग करते हैं, जमीन के और ऊपर के स्पेस का यूज करते हैं और जमीन के अंदर का स्पेस का यूज करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले नंबर, अगर हम फसलों के ब्यौरे की बात करें कि कहाँ कौन सी फसल लगती है और किस तरह से ये होता है, तो उसके लिए हम एक ढांचा क्रिएट करते हैं, क्योंकि ढांचा क्रिएट करना बहुत जरूरी होता है। इस तरह समझते हैं, उदाहरण के साथ समझाते जाएं कि सबसे नीचे हमने क्या लगाया, उसके बाद हमने क्या लगाया, तो शायद दर्शकों के लिए समझने में थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। हाँ, तो सबसे पहले नंबर हम क्या करते हैं, जमीन के अंदर अदरक या हल्दी जैसे कंद वाली फसलों को हम लगाते हैं। फिर उसके सरफेस पर जब हम जमीन के अंदर अदरक या हल्दी लगाते हैं तो 2 इंच की गहराई पे और 6 इंच की दूरी पे लगाते हैं। उसको जब हम जमीन से मिट्टी से ढक देते हैं तो जमीन का सरफेस खाली पड़ा होता है जिस पे घास और खरपतवार उगती है, और उसके उगने के जस्ट हमने पहले, जैसे ही हमने अदरक और हल्दी लगाया और उसके तुरंत बाद हम कोई भी लीफी वेजिटेबल्स डाल देते हैं, जैसे चौलाई, मेथी, पालक, धनिया, राजगीर, तमाम तरह की जो पत्ती वाली सब्जी होती हैं वो डाल देते हैं। तो ये 15 से 20 दिन के अंदर जमीन के सरफेस को ढक देती हैं। जब जमीन के सरफेस को इन्होंने ढक दिया पूरी तरह से, तो हमें ये 2 लेयर हो गई, पहले जो नीचे जमीन कंद वाली जो हो गई, उसके बाद लीफी वेजिटेबल हो गई, लीफी वेजिटेबल्स हो गई, 2 लेयर्स हो गई, 2 लेयर हो गई। फिर इसके ऊपर हम एक 6.5 फीट की हाइट पर एक ढांचा क्रिएट करते हैं जिसमें हम पौधों को एक अनुकूल वातावरण देने के लिए घास का और बांस का एक ऐसा सस्टेनेबल विकल्प तैयार करके एक ऐसा वातावरण तैयार करते हैं जिसमें अर्ध छायादार एक माहौल तैयार होता है। और उस पे जो हम बांस लगाते हैं, बांस के साथ ही साथ हम जो है ना लता वाली एक फसल को लगा देते हैं जो कि पत्ती की साइज छोटी रखती है और ये जाके शेड के ऊपर पूरी तरह से फैल जाती है। जब ये पूरी तरह से ऊपर फैल जाती है तो हमारी तीसरी फसल 6.5 फीट की हाइट पे तैयार होती है। ठीक है, एक हो गया कंद पे, एक हो गई लीफी वेजिटेबल, उसके बाद तीसरी हो गई बेल वाली या लता वाली फसल जो कि आपके ऊपर शेड पे उग रही है। ये हो गई 3 लेयर। जी अब इसके बाद हम क्या करते हैं, उसी शेड के स्ट्रक्चर में 15 बाई 15 पर पपीते की फसल को लगाते हैं। तो नर्सरी हम बाहर तैयार करते हैं और अप्रैल के महीने में इसे ट्रांसप्लांट करते हैं। और पपीता जो है ना देसी किस्म का होता है जो कि शेड के ऊपर निकल के जाके फलता है। सो सबसे ऊपर टॉप फ्लोर पर या 4th फ्लोर पर हमारा पपाया होता है, 3rd फ्लोर पर हमारी लता वाली फसल होती है, 2nd फ्लोर पर हमारी लीफी वेजिटेबल्स होती है और ग्राउंड फ्लोर पर हमारी कंद वाली फसल होती है। अब इसमें हम एक और लेयर तैयार करते हैं 5वीं फसल के रूप में, और इसमें हम क्या करते हैं, जो जमीन का सरफेस है, सरफेस और मंडप के बीच में जो 6.5 फीट का स्पेस है उसमें हमने 2-2 फीट के अंतर से कोई भी एक लता वाली फसल को और लगा देते हैं 2-2 फीट के अंतर से। और जो बैम्बू और बैम्बू के बीच में जो डिस्टेंस है उस पर हम वायरिंग कर देते हैं, एक जाला कर देते हैं वर्टिकल, और उस पर हमने एक करेला है, लौकी है, गिलकी है, इस तरह की लता वाली एक फसल लगा देते हैं। तो 5वीं लेयर के रूप में हम वहां पर एक फसल ले लेते हैं। मतलब जो वर्टिकल फार्मिंग जिसे कहते हैं, वो लंबी बीच में जो आपने तार बांधे उन पर वो 5वीं फसल तैयार हो जाती है।
कैसा रहा आपका इसका एक्सपीरियंस, अनुभव कैसा रहा? आपने 5 फसलें एक साथ बोई जी। क्या रहा, क्या देखिए, अनुभव की अगर हम बात करें तो जितनी भी प्रकार की हमने अभी समस्याएं सोची हैं या जो भी हमारे बीच में समस्याएं, इन सभी समस्याओं का हमें एक मंच पर सस्टेनेबल तरीके से समाधान मिला। जब हमने जमीन के अंदर कंद वाली फसल को लगाया तो हमने खाद पानी और सारी व्यवस्थाओं को दिया और उसके ऊपर पत्ती वाली सब्जी बो दी। पत्ती वाली सब्जी बोने से 3 बड़े फायदे हुए। पहला बड़ा फायदा यह हुआ कि उसने जमीन के सरफेस को ढक लिया, तो जब जमीन के सरफेस को उसने ढक लिया तो कोई भी वीड्स निकलने के लिए स्पेस नहीं बचा, और जब खरपतवार निकलने के लिए जगह नहीं बची तो हमें खरपतवार नाशी दवा डालने से हम बच गए और उसको लेबर से निकालने के लिए खर्चे के लिए हम बच गए। दूसरा बड़ा फायदा यह हुआ कि जब हम खेतों में पानी देते हैं तो सारे किसान भाई जानते हैं कि पानी का वाष्पीकरण होता है धूप और हवा पड़ने से, और जब हम मंडप लगाते हैं तो 50% हम धूप को रोक लेते हैं, और जब पत्ती वाली सब्जी जमीन पर बोते हैं तो लगभग 90 to 95% धूप जमीन पर पड़ने से रुक जाती है, और जब इतनी धूप रुक जाएगी तो समझ लो 70 से 80% पानी का वाष्पीकरण रुक जाता है। तो दूसरा जब बड़ा फायदा जो होता है वो पानी का वाष्पीकरण रोकने से होता है। अगर हम इस बात को कहें तो हमने 70 से 80% पानी की बचत कर ली, मतलब कुल 20 से 30% पानी में 5 फसलें उगा ली। अगर हम इस बात को और गहराई से समझें तो एक फसल को उगाने के लिए कुल 5 से 6 लीटर पानी की आवश्यकता हुई, या 5 से 6% पानी की हमें आवश्यकता हुई, तो हमने पानी की बचत कर ली। तीसरा बड़ा फायदा ये होता है, हमारे देश के किसान जो सब्जी उगाते हैं निदाई गुड़ाई करते हैं, हर 20 दिन में उन्हें फावड़ा या खुरपी लेके मिट्टी को गोड़ना होता है। कारण ये क्योंकि जैसा जीवन में हमें भोजन और हवा और पानी की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह पौधों को भी भोजन पानी और हवा की आवश्यकता होती है। हमारी नाक से हम सांस लेते हैं, पौधे भी नाक से सांस लेते हैं, पर उनकी नाक जो है ना जड़ों में होती है। तो जब तक जड़ों में हवा का एरिएशन नहीं होगा, अगर मिट्टी में पोरोसिटी नहीं रहेगी तो पौधे श्वसन क्रिया नहीं कर पाएंगे। तो हमारे भारत में जो एक ट्रेंड है वो खुरपी लगा के हम निदाई गुड़ाई करते हैं, इससे लेबर कॉस्ट ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि भारत में अभी लेबर बहुत मुश्किल से मिलती है, जिसके कारण हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है और किसान निदाई गुड़ाई नहीं कर पाता। तो हमने जब पत्ती वाली सब्जी लगाई तो हम क्या करते हैं, जो पौधा बड़ा हो जाता है उसको हम जड़ समेत निकालते हैं, और जड़ समेत जब हम निकालते हैं पौधे को तो मिट्टी ऑटोमेटिकली उखड़ जाती है, और जब मिट्टी ऑटोमेटिकली उखड़ती है तो निदाई गुड़ाई जो है ना ऑटोमेटिकली हो जाती है। मतलब अगर हमारी लीफी वेजिटेबल्स 4 महीने चलती है तो हर सप्ताह जो है ना हम लीफी वेजिटेबल्स को, जो बड़े बड़े पौधे हो जाते हैं उनको निकालते हैं, और जैसे जैसे पौधे निकालते हैं हर बार मिट्टी की गुड़ाई हो जाती है, तो निदाई गुड़ाई का हमारा खर्चा भी बच जाता है और श्वसन क्रिया पौधों को अच्छी तरीके से मिल पाती है, जिससे चारों पांचों फसलें बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करती हैं। जी आकाश जी, आपसे लोग बात करना चाहते हैं। पंकज सिंह इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, आपसे रूबरू होना चाहते हैं अपने सवाल के साथ। नमस्कार पंकज सिंह जी, सुन पा रहे हमारी आवाज? जी लगता है संपर्क टूट गया है। ठीक है आकाश जी, ये बात तो सही है कि आपने 5 लेयर लगा दी, अलग अलग तरीके से आपने उत्पादन किया, 1 बीघा जमीन से वो उत्पादन कर लिया जिसके लिए कम से कम 4 या 5 बीघा जमीन की आवश्यकता थी। वहां तक तो बात समझ में आती है, परंतु सुना है आपने अपने खेतों में स्पीकर लगाए हुए हैं, म्यूजिक सुनाते हैं फसलों को। म्यूजिक आपको पसंद है कि फसलों को सुनाना चाहते हैं? मतलब मेरा कहने का मतलब है म्यूजिक सुनकर आप ज्यादा अच्छा काम करते हैं या फसल का उत्पादन भी बढ़ता है? सर दोनों ही होता है, क्योंकि जब इंसान तनाव में होता है, और जाहिर सी बात है आज पूरी दुनिया कहीं ना कहीं तनाव के घेरे में है, और हम अपना स्ट्रेस खत्म करने के लिए, छुट्टियां मनाने के लिए कहीं बाहर जाते हैं, एकांत जगह में अपना वक्त गुजारते हैं, या कई लोग अपना मन पसंदीदा गाना भी सुनते हैं और कई लोग अपना मन पसंदीदा मूवी भी देखते हैं। तो हम अपनी पसंदीदा चीज को करके अपना स्ट्रेस खत्म करते हैं, पर उसी वातावरण में, उसी माहौल में हमारे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जानवर भी हैं जो कि तनाव में है इस वातावरण के माहौल से। तो उसका रिजल्ट मिला आपको कुछ? जी हाँ, तो हमने उनको क्या किया, लगातार 2014 से हम इस पे प्रयोग कर रहे हैं, अलग अलग गानों को सुनाकर। क्लासिकल बेसिकली इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनाते हैं, तो हम कैंचुओं के लिए साउंड सुनाते हैं, उसमें रिदम देते हैं, क्लासिकल साउंड्स देते हैं, आवाज होती है जिसमें केवल साउंड मतलब शब्द नहीं होते हैं। तो उससे हमने देखा कि जो केंचुआ हमारा 60 दिन में जिन संसाधनों के साथ में काम करता है, वही केंचुआ 45 दिन में गाना सुनकर 45 दिन में अपना काम कंप्लीट करके दे देता है, और उनकी मल्टीप्लिकेशन कैपेसिटी भी बढ़ जाती है और गुणवत्ता भी बहुत अच्छी बढ़ जाती है। बहुत अच्छा आकाश जी। आकाश जी, मनोज शर्मा जयपुर से इस समय जुड़े हुए हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। नमस्कार मनोज जी, सुन पा रहे हैं हमारी आवाज? नमस्ते सर, मैं आप वाला कार्यक्रम जय जय किसान हर बार टीवी पे देखने को मिलता है, मुझे बहुत अच्छा कार्यक्रम लगता है। आपका आभार मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें फोन करने का। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? एक
सवाल था सर, मैं मल्टीलेयर खेती के बारे में पूछना चाहता था। इस खेती को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए, किस प्रकार से इस चीज को किया जाए? जी हाँ, आप लगातार टीवी देखते रहें। मल्टीलेयर फार्मिंग के बारे में ही इस समय हम चर्चा कर रहे हैं और मल्टीलेयर फार्मिंग जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया है वो खुद आज हमारे साथ में आपके सामने टीवी पर हैं, आपसे रूबरू हो रहे हैं। आकाश जी बोलना चाहेंगे, कुछ बात जी करना चाहेंगे? पंकज जी, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि हमें पहले नंबर किसी भी काम को अगर बढ़ावा देना होता है तो अगर हमें बहुत बड़ा प्रकाश पुंज खड़ा करना है तो एक माचिस की तीली आप जलाइए, एक दीपक को जलाइए, दीपक से जो है ना धीरे धीरे और दीपक जलाइए और धीरे धीरे मल्टीप्लिकेशन कीजिए। तो हमें उसके लिए एक मॉडल स्थापित करना पड़ेगा, अपने एरिया में एक एग्जाम्पल खड़ा करना पड़ेगा। सो अगर आपके एरिया में कोई भी किसान या आप जो है ना अगर इसको करना चाहते हैं तो एक बार आप सागर आइए, चीज़ों को समझिए, देखिए और उसके बाद जो है ना अपने यहाँ मॉडल उसको खड़ा करिए और फिर धीरे धीरे आपके क्षेत्र में ये चीज़ें विस्तार लेने लगेंगी। जी आकाश जी, पंकज जी काफी देर से प्रयास कर रहे हैं आपसे बात करने का, पिछली बार भी संपर्क टूट गया था। पंकज जी अब दोबारा उत्तर प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। नमस्कार पंकज जी। हाँ नमस्कार सर। जी पंकज जी, बहुत बहुत आभार आपका, आपने फोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं पंकज जी? दूसरी बार ट्राई कर रहे थे, पहली बार थोड़ा दिक्कत हो गई थी। जी कि हम आकाश जी से भी पूछना चाह रहे हैं, चाहे जो सलाह भी देना चाह रहे हैं जी कि जैसे भारत में 7 लाख गाँव हैं जी, हर गांव में जो है जैसे 5 एकड़ या 4 एकड़ 4-5 किसानों को जोड़ करके इस तरह से खेती कराई जाए जी और हर गांव में एक मॉडल बनाया जाए। जी, तो उसको देख करके बाकी के जो युवा जो शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं उनका ध्यान आकर्षित होगा और वो भी मल्टीलेयर फार्मिंग की तरफ बढ़ेंगे। जी तो इस बार मतलब प्रयास किया जा रहा है। देखिए, इस पे हम लोगों को मिलकर सामूहिक रूप से प्रयास करना पड़ेगा और इसमें अगर हम अपने लेवल की बात करें तो मैं किसान हूँ, खेती भी करता हूँ, लोगों को सिखाता भी हूँ और अपने सागर में जो है ना हमने बहुत सारे देश के नौजवान किसानों को बहुत थोड़ी थोड़ी संख्या में जो है ना उनको अपना जो मॉडल है उनको प्रैक्टिकली जो है ना एजुकेट किया है, दिखाया है, समझाया है और प्रैक्टिकली उसका स्किल डेवलप किया है। और उसके माध्यम से निश्चित ही है बहुत सारे नौजवान जो लॉकडाउन की स्थिति में बेरोजगार हुए, जिनके पास कोई रोजगार नहीं बचा और उनके पास थोड़ी बहुत गांव में अगर ज़मीन है तो वो जाके वापस जो है इस मॉडल को करके स्वयं का खुद का रोजगार भी स्थापित कर रहे हैं, बल्कि आसपास पड़ोस के 2-4 और लोगों को भी रोजगार देने का वहां पर प्रयास कर रहे हैं। जी आपसे प्रशिक्षण के बारे में पूरी लंबी बात होगी, उससे पहले किशोर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जयपुर से ही हैं। जी किशोर नमस्कार। नमस्कार। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं किशोर? सर मेरे पास क्या है, मेरे तो नौकरी करता था, मेरे पास 15 बीघा पक्की जमीन है जयपुर जिले में, जी तालाब के किनारे हैं जी। मुझे खेती के मामले में कोई नॉलेज नहीं है जी मेरा पारिवारिक परिपेश भी खेती का नहीं है। अब मैं चाहता हूं कि मैं रिटायर हो गया, मेरे खेत को संभालूं, तालाब के किनारे मेरी जमीन है, चौरस है, कैसे किससे सलाह लूं मैं इस बारे में जी? कि मैं क्या? आकाश जी देखिए, मैं आपको बोलना चाहूँगा सर कि आपको सबसे पहले नंबर 0 टू बेसिक्स खेती के आपको समझने पड़ेंगे। अगर आपका बैकग्राउंड खेती से नहीं है और आप बड़ी ज़मीन का रकबा रखते हैं और खेती में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो खेती को पहले अच्छे ढंग से तरीके से समझिए। और उसके लिए हम लोग हम अपने लेवल पे जो प्रयास करते हैं वो ये कि सागर में हम अपने कोर्सेज चलाते हैं 7-7 दिन के, तो आप उसमें आइए और पूरा 0 से लेकर स्टार्टिंग से लेकर और पूरा कैसे खेत को हमें डिज़ाइन करना है, कैसे हमें खेती के बेसिक स्ट्रक्चर को, बेसिक पैरामीटर को, बेसिक थम्स को कैसे एस्टेब्लिश करना है ताकि हमारा पर्यावरण, पानी, मिट्टी और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हमारे को फ़ायदा देती रहें, तो वो आप ले सकते हैं। बेसिक से सीखिए और फिर अपने यहाँ से खेती की शुरुआत करिए। आकाश, क्या आपको नहीं लगता एक बहुत शुभ संकेत है कि युवा इस समय पर कोशिश कर रहे हैं अपने खेतों को समझने की, अपने खेतों को जानने की और लगातार प्रयास करते हैं कि हाँ हम खेती की तरफ आएं? जी निश्चित ही है, क्योंकि सर दुनिया में हमने बहुत आगे बढ़कर जो है ना विकास किया, बहुत सारे जो है ना नए नए आयामों को हमने छुआ और सारी चीज़ों को छूने के बाद जब अंत में व्यक्ति घर आता है तो 2 रोटी खा के सोता है और जब घर से जब निकलता है तो 2 रोटी खा के निकलता है। तो अंत में व्यक्ति को ये समझ आता है कि रोटी, मिट्टी और ये सब सारी चीज़ें जो है ना हमारी प्रकृति का हिस्सा है और इंसान जाहिर सी बात है प्रकृति का हिस्सा है। तो अभी धीरे धीरे करके जब एक दौर हमने देख लिया, एक ग्लैमर हमने देख लिया, उसके नफा
नुकसान हमने देख लिए, तब हमको अब समझ में आने लगा है कि नहीं, हमें प्रकृति से जुड़कर काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो शरीर है पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है और ये पंच तत्व ब्रह्मांड की रचना का हिस्सा है। मतलब इन पंच तत्वों से ही पूरे ब्रह्मांड का रचना हुई है और ये खेती के हिस्सा है। तो जब तक हम अपना प्राकृतिक दिनचर्या नहीं जिएंगे तब तक हम एक समृद्धि की तरफ आगे नहीं बढ़ सकते। इस कोविड-19 ने कम से कम हमें हमारे संस्कृति से परिचय कराया, हमारा जड़ों से परिचय करवाया, आयुर्वेद से परिचय कराया और सबसे बड़ी बात, एग्रीकल्चर इज द बेस्ट कल्चर, ये हमें सिखाया कोविड-19 ने। वरुण हमारे साथ जोधपुर से जुड़े हुए हैं, बात करना चाहते हैं आपसे। नमस्कार वरुण। राम राम साहब। राम राम सर, जोधपुर से बात कर रहा हूँ वरुण। हाँ वरुण जी बताइए। सर मेरा सवाल आकाश जी से है कि पश्चिमी राजस्थान में जो मिट्टी पोली मिट्टी है, क्या यहाँ पे भी जो है इस तरह की खेती हो सकती है क्या? देखिए, आपको मिट्टी के हमें फोटोग्राफ्स भेजने होंगे। मैं थोड़ा सा बताऊं आपको कि पश्चिमी राजस्थान की जो मिट्टी है वो बालू मिट्टी टाइप की, जो बहुत पतली मिट्टी होती है, रेतीली हाँ मिट्टी है। अब क्या वहां पर ये चाहते हैं कि क्या वहां पर इस तरह की लेयर्स बनाकर हम कुछ कर सकते हैं? अब आप अपना जवाब दीजिए। जी देखिए, अगर आपके पास रेतीली मिट्टी ज्यादा है जो कि पानी डालने पे ही पानी धरती के अंदर ले लेती है, तो उस तरह की मिट्टी में आप लेयर फार्मिंग तो कर सकते हैं, लेकिन कंद वाली फसल के रूप में अदरक या हल्दी ना लगाकर आप 2 लेयर 3 लेयर कर सकते हैं। तो फसलों के अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं जो मिट्टी, जलवायु और आपके एरिया के हिसाब से डिसाइडेड होते हैं। तो वो कॉम्बिनेशंस आप हमसे ले सकते हो और सजेशन ले सकते हो कि आपकी मिट्टी में कौन से कॉम्बिनेशंस के आधार पर 2 लेयर में खेती होगी या 3 लेयर में होगी या 4 लेयर में होगी, तो वो हम आपको एडवाइस कर सकते हैं। जी हाँ, भव्य उदयपुर से इस समय जुड़े हुए हैं, बात करना चाहते हैं आपसे। नमस्कार भव्य। नमस्कार जी, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं भव्य? सबसे पहले तो आकाश जी, मैं आपको काफी दिनों से फॉलो कर रहा हूँ फेसबुक पर, हर जगह जी, और मैंने आपसे इतना कुछ सीखा है कि बीच में जब लगा कि नौकरी से काम नहीं बन रहा तो मैंने नौकरी छोड़ दी और अब मैं आपके सारे जितने भी प्रोग्राम हैं देखता हूँ। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं उदयपुर से बोल रहा हूँ, मेरे पास जमीन नहीं है, मैं खातेदार नहीं हूँ, तो मैं किसी लीज एग्रीमेंट पे जमीन को लेके मल्टी लेयर खेती करना शुरू करूँ और मेरे को उस खेती से रिटर्न कब तक मिलना शुरू हो जाएगा ताकि मैं आगे लीज एग्रीमेंट बढ़ा सकूं और उसी हिसाब से काम कर सकूं? जी बहुत अच्छा। आकाश, इनके सवाल का जवाब दें उससे पहले एक और सवाल साथ में ले लेते, दोनों का आप एक साथ जवाब दीजिएगा। सीताराम है मध्य प्रदेश से। नमस्कार सीताराम जी। जी टीकाराम जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? टीकाराम जी, हाँ ठीक है, एक ही बात है जी। नमस्कार। नमस्कार। हाँ मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये नंबर चैनल का है कि चौरसिया का है? जी ये नंबर चैनल का है, लेकिन चौरसिया जी के नंबर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो चौरसिया जी का नंबर भी आपको मिल जाएगा, थोड़ी देर में हम डिस्प्ले कर देंगे, आप चौरसिया जी से भी बात कर सकते हैं। फिलहाल अगर चौरसिया जी से आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। नहीं, हाँ वो तो पूछेंगे, लेकिन मैडम ये है, हाँ पूछ लेंगे, हमें नंबर भी चाहिए। हम वही रहते हैं रायशहर में, सागर बगल में ही है ना हमारा जिले। जी बिल्कुल, आपको नंबर मिल जाएगा, आप टीवी देखते रहे लगातार, आपको नंबर अभी थोड़ी देर में डिस्प्ले हो जाएगा। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं, ये 5 लेयर की खेती में क्या क्या है, मैंने शुरू से नहीं देखा, क्या क्या एक साथ फसल होती है? जी संक्षेप में आकाश आप इन्हें बता दीजिए, क्योंकि देखिए 4 लेयर में जो है हम सबसे पहले नंबर फसलों को डिवाइडेड करते हैं, एक कंद वाली फसल के रूप में, एक पत्ती वाली फसल के रूप में, एक लता वाली फसल के रूप में और एक पपीते के रूप में। सो पपीता सबसे ऊपर होता है, लता वाली 5.5 फीट की हाइट पर जो शेड होता है उस पर होती है, और उसके नीचे पत्ती वाली होती है और जमीन के अंदर कंद वाली फसल होती है। ठीक है, तो टीकाराम जी आपको नंबर मिल जाएगा, फिर आप हमसे उसका पीडीएफ और सारी डिटेल भी ले सकते हैं। और आप नज़दीक हैं आप सागर के, तो आप कभी भी किसी भी समय आके भ्रमण करके देख सकते हैं। जो भाई ने सवाल किया था उदयपुर से कि अगर हम लीज पर लेकर इस काम को करना चाहते हैं तो कितने समय में रिटर्न आना चालू हो जाएगा, मैं आपको और पूरे देश के किसानों को ये बताना चाहता हूँ कि मल्टी लेयर फार्मिंग एक ऐसा मॉडल है, एक ऐसा वेंचर है जो कि साल भर आमदनी देने की एक तो क्षमता रखता है। दूसरी बात यह है, इसमें मिनिमम आप जब फरवरी में ये मॉडल एस्टेब्लिश करते हैं 4 लेयर के साथ में, तो पहली लेयर पे जो हम पत्ती वाली सब्जी बोएंगे
तो वो आपको 25 से 30 दिन के अंदर रिटर्न देना चालू कर देती है। तो कुल मिला के आपको फरवरी से अगर आप मॉडल शुरू करते हैं तो मार्च के बाद से आपकी इनकम चालू हो जाती है। सो मार्च से जुलाई तक आपकी लीफी वेजिटेबल्स इनकम देती है, अप्रैल से आपकी क्रीपर्स जो होती है लता वाली फसल वो इनकम देना चालू कर देती है, और अगस्त सितंबर में आपका हल्दी या अदरक से इनकम आपकी आना चालू होती है, और नवंबर से आपकी पपीती से इनकम आना चालू होती है। सो कुल मिला के साल भर इसमें इनकम का रूटीन बना रहता है। अगर आप लीज पे लेके इस काम को करना चाहते हैं तो कम से कम 5 साल का आप एग्रीमेंट करके और जमीन पर आप इस तरह की फार्मिंग के मॉडल कर सकते हैं। और इसके साथ में और भी ढेर सारे मॉडल हैं, इंटर क्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग, मल्टी क्रॉपिंग, इस तरह के मॉडल भी कर सकते हैं। जी, बबलू इस समय लाइन पर हैं। बबलू से बात करें उससे पहले एक चीज दर्शकों को हम एक बार दोबारा से बता दें कि आज हम जो बात कर रहे हैं मल्टी लेयर फार्मिंग पे बात कर रहे हैं, और आपको ध्यान होगा कि यहाँ पर इस मंच पर जब आप कोई सवाल पूछते हैं तो सबसे अंत में हम जो हमारे एक्सपर्ट होते हैं, जो मेहमान होते हैं, उनसे एक सवाल के लिए बोलते हैं कि कौन सा सवाल आपको सबसे अच्छा लगा, और उस सवाल को पूछने वाले को हम गिफ्ट हैम्पर के रूप में इतिहास मसालों का गिफ्ट पैक देते हैं। तो आप लगातार प्रश्न पूछते रहिए उन्हीं नंबरों पर, जो नंबर इस समय स्क्रीन पर चल रहे हैं। आपसे गुजारिश सिर्फ इतनी है कि आप अपने टीवी के वॉल्यूम को थोड़ा कम करके उसके बाद हमें फोन कीजिए। जी हाँ, बबलू हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। जी नमस्कार बबलू। जी नमस्कार सर, नमस्कार जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं बबलू जी। जी सर, मैं पहले बात तो ये पूछ रहा हूँ कि अभी हमने गेहूं की फसल कर रखी है। जी हेलो। जी हाँ, जी हाँ, सुन पा रहे हैं सर मेरे? जी मैं जी सुन पा रहा हूँ, आप पूछिए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि अभी हमने गेहूं की फसल रखी है जी, और इसी जगह हम अगर फ्रूट्स की खेती करना चाहे तो किस हिसाब से करना चाहेंगे? जी हाँ, सिंपल सी बात है कि गेहूं और अनाजों की फसल के बीच में क्या इस प्रकार की चीजें कर सकते हैं, वो असल में पूछना चाह रहे हैं जी। इसमें देखिए, आप अगर गेहूं की फसल अभी बो दिए हैं तो देखिए अभी बोने के बाद तो अभी आप उसमें कुछ परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, लेकिन गेहूं के साथ में आप इंटरक्रॉपिंग और मिक्स क्रॉपिंग फसल कर प्रणाली अपना कर और फसलों के अलग अलग मॉडल को अपना सकते हैं। मतलब बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं फसल प्रणाली में। आप मिक्स क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग में गेहूं की फसल के साथ में अन्य फसलों को बोकर कर सकते हैं। और अगर आप लेयर फार्मिंग करना चाहते हैं तो गेहूं की फसल कटने के बाद आप अप्रैल से भी इस मॉडल को शुरू कर सकते हैं, परंतु उसमें फिर आप 2 या 3 फसलों के साथ में काम करेंगे, 4 फसलें नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, जिस प्रकार से आप लोगों के फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, जिस प्रकार से खासकर युवाओं के फ़ोन आ रहे हैं, वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। हमारी चर्चा ठीक इसी प्रकार जारी रहेगी, परंतु वक्त है इस समय एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे, कहीं जाइएगा नहीं। अभी हमें बहुत सारी बातें करनी है। आकाश जी से पूछना है कि प्रशिक्षण का क्या तरीका है। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस खास कार्यक्रम जय जय किसान में, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं आकाश चौरसिया से। जी, आकाश चौरसिया वो युवा जिसने खेती में तमाम नवाचार कर दिए, जिन्होंने अपने खेतों को प्रयोगशाला बनाकर, रिसर्च सेंटर बनाकर लोगों को बताया कि इस 1 बीघा जमीन से आप 5 फसल कैसे ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि जमीन कम हो तो भी आप उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं। आकाश जी, आपके पास में आपने बताया कि बहुत सारे लोग आते हैं जो कि प्रशिक्षण लेते हैं, प्रशिक्षण लेकर जाकर अपने खेतों में ये प्रयोग करते हैं। क्या तरीका है आपके पास जाने का, किस प्रकार से आप प्रशिक्षण देते हैं? देखिए, तरीका तो ये है कि लोग हमारे संपर्क पे फ़ोन करते हैं, हम उनको जो है एड्रेस वगैरह अपना देते हैं और उनको अपनी डेट्स बताते हैं। जो डेट्स होती हैं 27 और 28, 2 दिन का शिविर हमारा हर महीने फिक्स होता है, 2013 से कंटिन्यू है। और 5 दिन का और 7 दिन का हमने एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम करने का एक नया इनिशिएटिव लिया है, जिसमें हम किसानों को, नौजवानों को जिन्होंने खेती में कदम रखना है या जो ऑलरेडी पहले से कर रहे हैं, जिनको मल्टी लेयर कृषि के बारे में कुछ भी नहीं पता है, सो उन लोगों को A to Z स्किल्ड डेवलपमेंट का प्रोग्राम हम पूरा करते हैं। 7 दिन का एक पूरा कोर्स है, पूरा प्रोटोकॉल है। उसमें स्टार्टिंग से मैदान से लेकर कि मिट्टी को कैसे ट्रीट करना है, कैसे मिट्टी को तैयार किया जाता है, फिर उस पर लेआउट कैसे बनाया जाता है, स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, फसलें कौन सी कहाँ लगाई जाती हैं, बीज उपचार कैसे किया जाता है, तमाम तरह की जो पानी देने का तरीका क्या होता है, फसल को उखाड़ने का, बेचने का, मार्केटिंग का, तमाम तरह के जो टॉपिक्स होते हैं जो खेती से संबंधित होते हैं पर किसान
किसान को पता नहीं होते हैं, खासकर वो उन नौजवानों को जो खेती में नए से कदम रख रहे होते हैं। तो उनके लिए हम जो है ना इस तरह के कोर्सेज डिलीवर करके एक 7 दिन का शिविर हम सागर में करते हैं, एक 5 दिन का शिविर सागर में करते हैं और एक 2 दिन का शिविर सागर में करते हैं और 2 शिविर पूरे ऑल ओवर इंडिया में, पूरे भारत में किसी भी किसान के यहाँ जो इस तरह के नवाचारों के साथ में अपने काम को और देश समाज के लिए कुछ देना चाहता है, उनके लिए उनके खेत पर जाके हम ये शिविर ऑर्गेनाइज करके पूरे देश में 2 शिविर हम ऐसे लगाते हैं। तो पूरे महीने भर में ऐसे हम 5 शिविर टोटल करते हैं। तो जो किसान भाई सागर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो वो अपने एरिया में कहीं पे भी जो है जहां नज़दीकी उनको पड़ता है वहां पर वो शिविर ज्वाइन कर सकते हैं और उसकी जानकारी जो है ना उनको फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से हम देते हैं। तो वो किसान फेसबुक पर जुड़कर और अपडेट्स ले सकते हैं। और अगर वो सागर आना चाहें तो हमारे नंबर पर वो लिखें कि हमें सागर आना है, तो हम उनको अपनी डेट्स भेज देंगे। फिर जो डेट उनको सूट करती है उस डेट को वो वहाँ पर पहुँचते हैं और उनको पूरी जानकारी वहाँ पर मिलती है और ट्रेनिंग मिलती है। जी आकाश, अजय इस समय महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बात करना चाहते हैं। जी नमस्कार अजय। हाँ जी जी नमस्कार। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं अजय? मैं जो पूछ रहा हूँ, ये जो 4 फसल वाली जो है, जो आपकी तकनीक इसमें है जो है ना, तो उसका एवरेज कम हो जाता है। जैसे हल्दी कम थी, उसमें हम अरंडी लगाते, वाल लगाते और उसमें मिर्ची भी लगाते। जी इसमें इतनी फसलें लगाने के बाद ये फसल कब निकलती, एवरेज नहीं मिलता। जैसा कि सनलाइट जो है हर फसल को पहुंचता नहीं। जी बिल्कुल, आपने एकदम बहुत ही मतलब कहना चाहिए विश्लेषण युक्त सवाल किया। मैं आपको इसका जवाब देना चाहता हूं। टेक्निकली अगर हम प्रकृति को बहुत गंभीरता से समझें तो हमें पेड़ पौधों के रहन सहन, वातावरण, उगने के तरीके और प्रकाश की आवश्यकता, इन सब पर अध्ययन करके हमें कॉम्बिनेशंस को लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मल्टीलेयर कृषि में हम किसी भी 4 फसलों के साथ में अपनी फसल को उगा लें और हम बेहतर परिणाम ले लें, ऐसा संभव नहीं है। इसके लिए बहुत शोध और अध्ययन का ये विषय है। और इसको अगर हम प्रैक्टिकली अभी 2 मिनट में अगर समझना चाहें तो जंगलों को हम उठा के देख सकते हैं। वहाँ पर आप देखिए कि बड़ी झाड़ होते हैं, उसके नीचे और छोटे पेड़ होते हैं, उसके नीचे और छोटे पेड़ होते हैं, उसके नीचे झाड़ी झंकार होती है और उसके नीचे घास होती है। तो इवन जितनी घास को धूप छाया चाहिए होती है वो संतुलित मात्रा में उस वातावरण में उसको वहाँ पर मिल जाती है। लेकिन हमें इस बात को देख कर सीखने का ये मौका मिलता है कि वहाँ पर सब कुछ उग सकता है। और वहाँ पर अगर सब कुछ उग सकता है उस माहौल में, तो क्या हम कुछ ऐसे पौधों को सिलेक्ट कर सकते हैं सब्जियों में जिनको कम छाया की आवश्यकता है, तो उनको हम उस माहौल में लगाएं जहां पर हमारी कम छाया की अप्रोच पड़ रही हो। और जहां पर जिन सब्जियों को ज्यादा छाया के ज्यादा धूप की जरूरत होती है, तो हम उनको उस अप्रोच में लगाएं जहां पर सबसे ज्यादा सनलाइट पड़ती हो। तो ये हमें अध्ययन करके साफ करना पड़ेगा। यही शायद आप प्रशिक्षण में बताते हैं। जी, और मेरी गुजारिश है आपसे कि एक बार आप हमसे फसलों के कॉम्बिनेशन ले लीजिए, किस फसल के साथ में किस फसल को लगाना चाहिए, तो आप बेशक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। हल्दी हमने अभी 4 लेयर में लगाई हुई है, हमारे सागर में लगी हुई है। 460 ग्राम हल्दी 6 इंच के अंतर से हमारी प्रोडक्टिविटी पे है, लाइव है, आप आके देख सकते हैं। जी रमेश कुमार सीकर से इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी नमस्कार रमेश जी। नमस्कार सुनील जी। जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं रमेश जी? जो सवाल है और मेरा सवाल है कि बता रहे हो मल्टी लेयर खेती के बारे में। जी तो इन्हें एक प्रोग्राम तो चलाओ जैविक को, तो इन्हें के जैविक विधि भी कर सकेंगे और कहीं करा फिर जैविक विधि से। जी उनका पूछना यही है कि क्या ये जैविक विधि से भी संभव है, मतलब कि आप ये जैविक विधि से करते हैं? जी देखिए, हम पूर्णतः जैविक ही करते हैं और यह जैविक विधि से बहुत ज़्यादा अच्छे से संभव है। क्योंकि जैसे फिर वो रिपीट करना चाहूँगा कि जंगलों को हम देखते हैं, वहाँ पर कोई रसायन नहीं डालते हैं और हर तरह के पेड़ वहाँ पर बहुत अच्छे से सहजता से उगते हैं। कारण ये क्योंकि अगर आप पेड़ों को समझने जाओगे तो हर पेड़ अपने अवशेष ज़मीन के अंदर छोड़ता है और एक फसल के अवशेष दूसरी फसल के लिए पोषक तत्वों का काम करते हैं। लेकिन अगर हमें यह पता चल जाए कि कौन से फसल के अवशेष किस फसल के पोषक तत्व के रूप में काम करते हैं, तो निश्चित ही हम दोनों फसल एक साथ में लगा देंगे तो दोनों को हमें खाद डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जब खाद डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो आप बहुत सहजता से जैविक खेती में इस मॉडल को कर पाएंगे।
जी हाँ, और आप लोग वैसे भी जानते होंगे कि जय जय किसान के मंच पर केवल जैविक किसान ही आमंत्रित होते हैं। जी हाँ, जो खेती करने वाला इंसान है, जो किसान है, वो किसान तो हो सकता है, परंतु जय जय किसान केवल वही किसान हो सकता है जो कि जैविक खेती करता है। और याद रखिए, जितने भी नवाचार हैं, जितने भी चमत्कार हैं, वो केवल और केवल जैविक विधि के द्वारा ही संभव है। चलिए आकाश जी, प्रशिक्षण की जब भी बात आती है तो सबसे पहला सवाल उठता है कि इसकी फीस क्या है, इसका शुल्क क्या है। मैं चाहूंगा उसे आप विस्तार से बताएं हमारे दर्शकों को। जी देखिए, पहले ये प्रशिक्षण जो है ना, हम पूरी तरह से भोजन और आवास के साथ में निःशुल्क करते थे, ठीक है। सो प्रशिक्षण एक अलग मुद्दा है, लेकिन जब आवासीय आप शिविर करते हैं तो उसमें भोजन और आवास एक नया चीज जुड़ जाती है। बिल्कुल। सो प्रशिक्षण अलग है, भोजन आवास की व्यवस्थाएं अलग हैं। तो प्रशिक्षण हमारा शुरू से ही निःशुल्क है और आज भी निःशुल्क है और आगे भी निःशुल्क रहेगा। ज्ञान का हमें कोई चार्ज नहीं करना है, लेकिन भोजन और आवास की व्यवस्थाएं एक अपना एक खर्चा होती हैं। सो अगर वो किसान वहां अगर आके अपने खुद से ये व्यवस्थाएं उठा लेता है तो हमारा कोई उसका शुल्क नहीं है। लेकिन अगर वो हमारी व्यवस्थाओं में अगर ये चाहता है कि नहीं, हम आपकी व्यवस्थाओं में ये मतलब करना चाहते हैं, तो उसका 800 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से हमने एक व्यवस्था रखी है, जिसमें हम उनको जैविक भोजन और एक अच्छे वातावरण में जो है ना ये उपलब्ध करवा देते हैं सुविधाएं। तो वो सुविधाएं लेकर और वो प्रशिक्षण निःशुल्क अपना ले सकता है। तो जो किसान भाई दूर से आते हैं, जिनकी व्यवस्थाएं वहां पर नहीं है, उनको हम व्यवस्थाएं उपलब्ध करा के ये प्रशिक्षण देते हैं। और जो किसान भाई अपनी व्यवस्थाओं में रह के ये प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, उनको पूर्णतः ये निःशुल्क होता है। 2017 तक हमने अपने जेब से 2 दिन की शिविर करते थे हम 2017 तक। 2019 से ये हमने आवासीय करना चालू किया। तो 2017 तक जो 2 दिवसीय प्रशिक्षण हमारे आयोजित हुए, उसमें जो रहना, भोजन और जो भी एक्सपेंस होते थे वो सारे हम खुद ही करते थे। लेकिन इससे 2 नुकसान होते थे। एक तो ये कि जितना हम खेती से कमाते थे वो सारा हम प्रशिक्षण कार्यक्रमों में लगा देते थे। दूसरी बात ये होती थी कि हर व्यक्ति जो है ना बार बार प्रशिक्षण के लिए आता था और वो जाके अपनी फील्ड पे कुछ भी नहीं करता था, क्योंकि उसे लगता था कि ये तो एक भंडारा टाइप का चल रहा है। तो वो प्रोग्राम दूसरी तरफ डाइवर्ट हो गया था। और ऐसे करके 32,000 लोगों को हमने प्रशिक्षण दिया और उसमें से मुश्किल से 1,000 लोगों ने इस काम की शुरुआत की। तो हमारी एनर्जी गया, समय गया, पैसे भी गए, सब कुछ गया और परिणाम कुछ भी नहीं आया। तब हमने एक छोटा सा उसका शुल्क व्यवस्था चालू की, और वो भी भोजन और आवास के रूप में कि आप एक नॉमिनली वो करिए, ताकि जो है ना, क्योंकि ये काम हमारा नहीं है, व्यक्तिगत किसी विशेष व्यक्ति का काम नहीं है, ये पूरे समूचे राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि हम पर्यावरण को सुरक्षित करें, पानी और मिट्टी को बचाएं और हर थाली तक विषमुक्त अन्न पहुंचाएं। तो ये काम व्यक्तियों का है, तो ये इतना तो व्यक्ति आराम से कर सकता है। और जब से हमने ये करना चालू किया, तब से हमने देखा कि हमने उसके आगे 30,000 लोगों को ट्रेनिंग दी और उसमें 8,000 लोगों में पूरे देश में शुरू किया। फिर उसके बाद जब हमने आवासीय प्रोग्राम करना चालू किए तो उसके रिजल्ट और भी जबरदस्त हुए। एक साल में 2,500 लोगों को हमने ट्रेनिंग दी और लगभग 18,500-1900 लोगों ने पूरे देश भर में इस काम की शुरुआत की। मतलब 80-85% हमें रिजल्ट मिलना चालू हुए। और जब टोटल भोजन और आवास भी मुफ्त था तो रिजल्ट बिल्कुल सही है। जब आप 2% थे। शुल्क देकर आप कुछ काम करते हैं तो आपको उसका दर्द होता है, आपको लगता है कि हमारी जेब से पैसा खर्च हुआ है कुछ। और वैसे भी प्रशिक्षण तो बिल्कुल निःशुल्क है। अगर आप अपनी रहने की व्यवस्था खुद करते हैं, खाने की व्यवस्था खुद करते हैं, तो वाकई में जिस प्रकार सागर विशाल है, उसी प्रकार आकाश जी का दिल और ये कार्य भी विशाल है। वाकई में तारीफ करनी पड़ेगी इसकी। और सलाम है आपको। कोटा से इस समय भवानी सिंह हमारे साथ जुड़े हुए। नमस्कार भवानी सिंह जी। राम राम साहब। राम राम। राम राम। कैसे हैं आप जी? गणा चौका। पूछिए पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? स्टूडेंट हूँ मैं वैसे तो, पर आकाश जी आपका ये प्रोग्राम बड़ा अच्छा लगा मेरे को। तो आपके इस मल्टी लेयर वाली खेती को हम भी अगर हमारे यहाँ पे करेंगे तो बुरा तो नहीं मानेंगे आप? नहीं, बताइए। नहीं, आप मल्टी लेयर फार्मिंग करना चाहते हैं या इनकी तरह सिखाना चाहते हैं? नहीं, मैं मल्टी लेयर फार्मिंग करना चाहता हूँ अपने यहाँ भी। जी बिल्कुल, आप कर सकते हैं। आकाश, स्टूडेंट्स हैं, बड़े आकर्षित हो रहे हैं आपकी तरफ। जी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले नंबर तो आपके लिए कि आप इस तरह जो है स्टूडेंट लाइफ में खेती में अपना करियर बनाने का सोच लिए। इसके लिए देखो, एक बार आपको या तो YouTube के माध्यम से जो है हमारी सीरीज मल्टी लेयर फार्मिंग को लेकर आने वाली है, या जो भी अभी YouTube चैनल पर है हमारे ऑफिशियली चैनल पर, आप उससे जुड़कर भी अपने शहर में भी रह के वहाँ पर देखकर और जो भी समझ सकते हैं उसको समझ के अपने यहाँ कर सकते हैं। और अगर आपको
लगता है कि नहीं इतने में काम नहीं बन रहा है तो किसी भी दिन आप विजिट के लिए भी आ सकते हैं। अगर प्रशिक्षण के लिए भी नहीं आना है आपको तो एक आध दिन आप विजिट के लिए भी आ सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से ये होता है, तो वो भी आप देखकर अपने यहाँ इंप्लीमेंट कर सकते हैं और आप निश्चित ही अपने एरिया में करिए और दूसरे और नौजवानों के लिए एक प्रेरणा का रोल मॉडल के रूप में उभर के आइए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। आकाश जी, आपके जो आपने कहा प्रशिक्षण के जो बैच लगते हैं उसमें क्या रेशो रहता है, यूथ कितना होता है और कितने यूथ से बड़े मतलब लोग होते हैं? जी देखिए, वैसे तो हमारे जो है शिविरों में हर वर्ग के लोग आते हैं, किसान भी आते हैं जो पहले से खेती कर रहे हैं, जो कुछ समय से खेती करना चालू किए और उनको काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं खेती में, वो किसान भी आते हैं और एकदम नए किसान भी आते हैं जो बिल्कुल एकदम युवा हैं और मतलब खेती में उनको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है आइडिया, एक कोई दूसरे प्रोफेशन से आए हैं या कई स्टूडेंट्स भी होते हैं तो वो लोग भी आते हैं और बहनें भी आती हैं हमारे शिविरों में, जो महिलाएं होती हैं जो अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों से के बाद जो समय निकलता है उसमें भी कुछ करने की ललक रखती हैं, तो वो बहनें भी आती हैं और कई युवा बहनें भी आती हैं जो इस काम को करना चाहती हैं। तो इन सभी में जो परसेंटेज होता है वो सबसे ज़्यादा युवाओं का होता है जो 90% के आसपास होता है, जो 40 वर्ष से कम आयु के लोग होते हैं। और मुझे लगता है कि इसी उम्र में किसी काम की शुरुआत करना चाहिए क्योंकि परिवर्तन जो है ना इसी उम्र से ही होता है। जी, बीकानेर से रूपाराम हैं जो कि बात करना चाहते हैं आपसे। नमस्कार रूपाराम जी। राम राम। राम राम सर। राम राम जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं रूपाराम जी? सर मेरा बेटा है 21 साल का जी, MBA कर रखा है जी और मशरूम उगा रहा है जी। मैं चाहता हूँ कि इन मोदी साहब के पास में मैं इनको खेती करने मल्टीलेयर सीख दूं जी, तो उसके लिए कब तक का समय क्या रहता है? जी आकाश जी। जी, आप किसी भी समय हमारे नंबर पर आप ये लिख सकते हैं कि हमें उसकी जानकारी दीजिए कि कब सागर में शिविर है या कहीं पर भी शिविर है, तो हम आपको पूरे भारत में होने वाले आगामी शिविरों की तारीखें आपको दे देंगे, स्थान पता और जो व्यक्ति उसको कंडक्ट कर रहा है उसके नंबर दे देंगे, तो आप फिर उन नंबरों पर अपना नाम पता डिटेल या जो भी इंक्वायरी है वो भरकर और आप उस स्थान पर पहुंच सकते हैं। आकाश जी, एक बात नोट की आपने, MBA हैं जी, मशरूम उगा रहे हैं जी और खेती की तरफ आना चाहते हैं जी, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत संदेश है ये अपने आप में। जी जी जी, क्योंकि देखिए किसी भी देश की तरक्की में युवाओं का हाथ होता है जी। और अगर हम अपने देश की तरक्की की बात करें तो मुझे लगता है हम कितने भी आगे एक आर्टिफिशियल जिंदगी में आगे बढ़ जाएं, पर जब तक भारत कृषि प्रधान देश है, जब तक हम कृषि में दुनिया के सामने एग्जाम्पल नहीं रखेंगे तब तक जो है ना हम आगे नहीं कहलाएंगे। और निश्चित ही है ये एक दरवाजा है और ये एक दिशा निर्देश कर रहा है कि हमारी भारतीय कृषि का भविष्य बहुत ही सुनहरा है। जी, वाकई में बहुत अच्छी आज जिस प्रकार से फ़ोन आ रहे हैं वो वाकई में एक बहुत खूबसूरत वेव लेके आ रहे हैं, खूबसूरत हवा लेकर आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि हमारा देश बदल रहा है और हमारे युवा वापस खेतों की तरफ बढ़ रहे हैं। आगे का भविष्य की आपकी क्या योजना है आकाश जी? 5 लेयर तक तो आप पहुंच गए, इसके ऊपर क्या कितनी लेयर्स और जाने का है? देखिए अभी 5 लेयर के बाद 6 लेयर पर हमारा एक्सपेरिमेंट लगातार जारी है जी। और जैसे ही ये सफल मॉडल हमारे सामने आ जाएगा तो हम देश के साथ में साझा करेंगे। पर भविष्य की जो योजना है वो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के युवा और किसानों के लिए, क्योंकि आज हमारी धरती पर जिस तरह से रसायन डल रहा है और रसायन के दुष्परिणाम ये बताने की ज़रूरत नहीं है, अस्पतालों के रूप में और बीमारियों के रूप में हम सभी के बीच में है। हिंदुस्तान का आज एक भी परिवार ऐसा नहीं है जो बिना मेडिकल बिल के हो। हिंदुस्तान में जो है ना आज लाखों करोड़ों लोग डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, लाखों लोग जो है ना हार्ट अटैक के पेशेंट हैं, करोड़ों लोग कैंसर के पेशेंट हैं। हमारा हिंदुस्तान एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीमारी की बहुत गहरी चपेट में है और इस चपेट से हमें धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता हमें निकलना होगा और इस चपेट से निकलने के लिए हमें युवाओं में जो है ना ऊर्जा लेके आनी पड़ेगी और युवाओं को प्रेरित करना पड़ेगा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो पिछले 60 सालों में हमारा कृषि का नॉलेज विलुप्त हुआ है, आधुनिकीकरण के कारण किसान के बच्चे ने किसान परिवार ने अपने बच्चे को जो है ना शहर भेज दिया इसलिए क्योंकि वो बाबू बन जाए, अफसर बन जाए। मतलब किसान ने अपने बच्चे को अपने से दूर रखा जिसके कारण उसका जो कृषि का स्किल्ड था जो ऑटोमेटिकली बच्चों में ट्रांसफर होना चाहिए था वो ट्रांसफर नहीं हुआ। तो आज हमारा पूरा देश का नौजवान खेती करने के लिए तैयार है और वो आने वाले भविष्य की
चुनौतियों को फेस करने के लिए भी तैयार है, लेकिन उसके पास स्किल्ड नहीं है। तो उस स्किल्ड को हमें तैयार करना है और पूरे देश में हम इस तरह के युवा किसानों के साथ में सेंटर बनाने की योजना में हैं। जगह जगहों पर, हर राज्यों में, हर जिले में एक एक सेंटर स्थापित हो, जहां पर आने वाली नस्लों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, युवाओं के लिए स्कूल निकलने के बाद बच्चों को इस तरह की ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो कृषि पर्यावरण को समझते हुए खेती में उद्यमिता स्थापित कर सके और शहरों की तरफ नहीं, गांव में रोजगार ऐसा स्थापित करें कि जिस तरह से एक लहर चली थी कि गांव से लोगों का माइग्रेशन शहरों की तरफ हुआ, हम एक ऐसा माहौल खड़ा करना चाहते हैं देश में जो कि सारे शहर का क्राउड है जो वो गांव की तरफ डाइवर्ट हो जाए, लोगों को लगे कि यही असल जिंदगी है। तो वो हमारी योजना है। बिल्कुल आकाश जी, बहुत कम समय है, एक फोन ले लेते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं। राम सिंह जी भीलवाड़ा से जुड़े हुए जी, नमस्कार राम सिंह जी। नमस्कार सर जी, पूछिए। मैं ये मल्टी लेयर खेती करना चाहता हूँ और ऑर्गेनिक खेती करना चाहता हूँ, तो राजस्थान में आपका कहीं भीलवाड़ा के आसपास शिविर हो? बहुत संक्षेप में जी, भीलवाड़ा में मई के महीने में शिविर संभावित है। आप हमारे नंबर पर उसका स्थान और दिनांक आप ले लीजिएगा, तो हमारे नंबर पर आप इंक्वायरी भेजेंगे, मैं आपको उसका डिटेल भेज दूंगा। जी आकाश, बहुत क्योंकि मैंने कहा कि समय बहुत कम बचा है, इसके बाद आपको ये भी बताना है कि सबसे अच्छा प्रश्न आपको कौन सा लगा। मैं चाहूंगा बहुत संक्षेप में आप अपने पुरस्कारों के बारे में बताएं, कौन कौन से पुरस्कार आपको कब कब कैसे कैसे मिले हैं? देखिए, पुरस्कार तो सबसे पहले परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने कृषि गौरव सम्मान इस काम के लिए दिया 2017 में। फिर उसके बाद जो है ना, महिंद्रा ने यूथ कैटेगरी का युवा सम्मान दिया 2017 में ही। फिर इनमें जो राशि मिली वो भी आप बताते जाएं। जी, पतंजलि कृषि गौरव सम्मान के साथ में 1 लाख रुपए की धनराशि परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने दी, पतंजलि योगपीठ हरिद्वार ने। महिंद्रा ने 2,11,000 रुपए की राशि दी। फिर उसके बाद JSPL फाउंडेशन नवीन जिंदल जी ने भी इस काम को सराहा और इसको पुरस्कृत किया और उन्होंने भी 1 लाख रुपए की धनराशि दी। फिर उसके बाद नेशनल एग्री एंटरप्रेन्योर समिट में हमने अपना आइडिया प्रेजेंट किया, उसमें भी 1 लाख रुपए की धनराशि दी। फिर उसके बाद ऑर्गेनिक इंडिया ने बेस्ट फार्मर ऑर्गेनिक फार्मर विनर घोषित किया और उन्होंने 5 लाख की धनराशि दी। और हाल ही में अभी लुधियाना नेहरू सिद्धांत केंद्र ट्रस्ट ने जो है इस काम को पुरस्कृत किया, नवाजा, और उन्होंने भी 5 लाख की धनराशि दी। और मैं आप सबको बताना चाहता हूं आपके स्टूडियो के माध्यम से कि जो भी हमारे लिए ये प्रोत्साहन राशि होती है या जो भी पुरस्कार होते हैं, ये सारे पुरस्कार मैं पूरे देश के उन नौजवानों को, उन किसानों को जो खेतों में मिट्टी में संघर्ष करके जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए मैं समर्पित करना चाहता हूं और कर देता हूं। और इसकी जो धनराशि है वो धनराशि भी अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए इस्तेमाल नहीं करता हूं, अपने ट्रस्ट में डोनेट करके इसे किसानों के उत्थान में इस राशि को लगाता हूं। बहुत बढ़िया आकाश, अब सबसे अंतिम चीज जिसका कि दर्शकों को बेहद इंतजार रहता है, कौन सा प्रश्न आपको सबसे अच्छा लगा जिसे आप चाहेंगे कि हम इतिहास मसाले का गिफ्ट पैक उन्हें पहुंचाएं? देखिए, अभी तक जितने भी भाइयों ने सवाल किए, सभी के सवाल काफ़ी अच्छे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर आप सबसे अच्छे सवाल की अगर बात करेंगे तो जिस तरह से हमारी देश के नौजवानों की लहर आगे बढ़ रही है, उसमें हमने देखा है कि जो अभी राजस्थान से जो उदयपुर के भाई थे, उन्होंने एक बहुत अच्छा सवाल किया था कि अगर हमारे पास खेती नहीं है तो मैं इस काम को कैसे कर सकता हूं। ये उनका सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं चाहता हूं कि उदयपुर से जिन्होंने पूछा था कि लीज पर हम अगर लेकर तो उन ऐसे किसानों के लिए, ऐसे युवाओं के लिए मैं संदेश देना चाहता हूं कि इस तरह की विचार आप अगर रखते हैं तो आप निश्चित ही है किराए की जमीन पर भी इस कार्रवाई को खड़ा कर सकते हैं। तो दिल में एक तूफान होना चाहिए, मन में एक संकल्प होना चाहिए। जमीन होना बहुत आवश्यक नहीं है, जमीन तो किराए पे भी मिल सकती है, लेकिन संकल्प और जो है तूफान किराए पे नहीं मिलता है। तो अगर ये आप अगर करते हैं तो निश्चित ही आप परिवर्तन का हिस्सा बन सकते हैं। जी हाँ, आकाश चौरसिया, आप जिस कार्य को कर रहे हैं, जिस प्रकार से युवाओं को आप प्रोत्साहित कर रहे हैं, और उसका एक छोटा सा उदाहरण आपने पिछले 1 घंटे के एपिसोड में देखा कि आज जितने भी फोन आए वो सभी लोग, कोई कह रहा था कि मैं नौकरी छोड़ चुका हूं, मैं खेती करना चाहता हूं, कोई कहता है मुझे लीज पर जमीन लेकर फिर उस पर खेती करना है, कोई कहता है मैं स्टूडेंट हूं और मैं इस खेती करना चाहता हूं, कोई कहता है मैं MBA हूं, मशरूम उगा रहा हूं, आगे बढ़ना चाहता हूं। वाकई में आज आपने बताया कि देश हमारा बदल रहा है, देश हमारा वापस अपनी जड़ों की ओर लौट रहा है। आपको बहुत बहुत सलाम, आपको बहुत
बहुत शुक्रिया कि आप युवाओं में एक लहर जगा रहे हैं और हमारे इस कार्यक्रम में, हमारे इस मंच पर आने के लिए, इतनी दूर से आप हमारे पास पधारे, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, जय जय किसान मंच ही ऐसा है जिस मंच पर हम ऐसे ही युवाओं को साथ लेकर आते हैं, ऐसे ही युवाओं को आपसे रूबरू कराते हैं जो कि आपको बताते हैं कि किस प्रकार से खेती करनी चाहिए। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे आज ही के दिन, आज ही के समय, किसी नए एक्सपर्ट के साथ, कुछ नए विशेषज्ञों के साथ और आपके फोन कॉल्स के साथ। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आमतौर पर